इस मूवी के मेन प्लॉट को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों को समझना होगा ताकि इस कहानी को समझना थोड़ा आसान हो जाए। यह घटना कोरिया के इंचियोन सिटी की है, जो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए हमेशा से फेमस रहा है। फिलहाल इस शहर में गोल्ड मून नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहने को तो एक कंपनी है, लेकिन असल में ये एक तरह का क्राइम सिंडिकेट है। हर तरह के इलीगल कामों में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी पुलिस आज तक इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जिसकी बड़ी वजह है ठोस सबूतों की कमी। फिलहाल इस कंपनी का मालिक है प्रेसिडेंट स्योक, जिस पर पिछले कुछ महीनों से काफी सारे केसेस चल रहे थे, लेकिन फिर सबूतों की कमी की वजह से आखिरकार पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। प्रेसिडेंट स्योक के अलावा 3 और ऐसे लोग हैं जो इस कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक आदमी है जैंग, जो मजाकिया होने के साथ साथ काफी ज्यादा खतरनाक भी है। दूसरे आदमी का नाम है ली, और इसका इस कंपनी के गैंगस्टर्स पर अच्छा खासा होल्ड है। और इस कंपनी का तीसरा इंपॉर्टेंट आदमी है चोई, जो वैसे तो इस गैंग के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, लेकिन प्रेसिडेंट स्योक का खास होने की वजह से चोई भी इस गैंग का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम इस कंपनी के एक और इंपॉर्टेंट मेंबर रॉय को देखते हैं। इस आदमी ने बहुत ही कम समय में इस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में अपना अच्छा खासा नाम बना लिया है, और फिलहाल वो अपने गैंग मेंबर्स के साथ एक ऐसे आदमी को टॉर्चर कर रहा है जिस पर इस कंपनी के साथ गद्दारी करने का आरोप है। रॉय के आदमी इसे बुरी तरह से टॉर्चर करने के बाद जान से मारकर समंदर में फेंक देते हैं। फिर एक रात जब प्रेसिडेंट स्योक अपने घर की तरफ लौट रहा था, तो रास्ते में एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब कुछ महज एक एक्सीडेंट था या किसी ने ये जानबूझ के किया, फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है। इस कंपनी के गैंग मेंबर्स के बीच ये खबर आग की तरह फैल जाती है, और कुछ ही समय के अंदर ज्यादातर लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। जोंग अपनी कंपनी की किसी डील को फाइनल करने के लिए चाइना गया हुआ था। प्रेसिडेंट के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही वो तुरंत वापस आता है। रॉय भी अपने आदमियों के साथ उसे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाता है, और यहाँ इन दोनों को साथ देखकर हमें पता चलता है कि जैंग और रॉय सिर्फ कलीग ही नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी हैं। जैंग अपनी गैंग में सबसे ज्यादा भरोसा रॉय पर ही करता है, और इसीलिए वो जब भी किसी ट्रिप से वापस आता है तो हमेशा ही रॉय के लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लाता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो किसी महंगे ब्रांड की डुप्लीकेट कॉपी ही लेकर आया था, तो रॉय उसका मजाक उड़ाते हुए इस बार भी गिफ्ट एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। जैंग कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, असल में उस दुकानदार ने ही मुझे बेवकूफ बनाया है। कुछ ही देर बाद ये सब लोग भी हॉस्पिटल पहुंचकर अपने बॉस के ऑपरेशन के रिजल्ट का इंतजार करने लगते हैं। डॉक्टर्स की टीम इन्हें बताती है कि स्योक का बहुत ज्यादा खून बह चुका था, जिस वजह से हम उन्हें नहीं बचा पाए। अपने प्रेसिडेंट के मौत की खबर सुनते ही सारे गैंग मेंबर्स बहुत दुखी होते हैं, और गुस्से में ली डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने लगता है। फिर अगले दिन जब प्रेसिडेंट स्योक का फ्यूनरल चल रहा था, तो इन्हें खबर मिलती है कि कुछ पुलिस वाले चोरी छिपे इन पर नजर रख रहे हैं। गुस्से में ली उन लोगों के पास जाकर उन्हें धमकाता है और साथ ही उनका कैमरा भी तोड़ देता है। इसी वक्त यहाँ एंट्री होती है पुलिस चीफ कॉन्ग की। कॉन्ग पिछले काफी सालों से इस गैंगस्टर कंपनी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ठोस सबूतों की कमी की वजह से वो अभी तक कुछ नहीं कर पाया। कॉन्ग ली से कहता है कि तुम इन लोगों पर क्यों भड़क रहे हो, क्योंकि हम पुलिस वालों का काम ही है तुम जैसे क्रिमिनल्स पर नजर रखना। फिर ली उसे टूटे हुए कैमरे के कुछ पैसे देकर यहाँ से दफा होने को कहता है, और साथ ही वो कॉन्ग से कहता है कि जब तक तुम्हारे पास ठोस सबूत ना हो तब तक इस गैंग का कोई भी मेंबर क्रिमिनल नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वालों के बीच इस बात पर मीटिंग चल रही है कि कैसे गोल्ड मून कंपनी के इन गैंगस्टर्स को कंट्रोल किया जाए। पुलिस कमिश्नर बताता है कि स्योक के मरने के बाद अब प्रेसिडेंट की जगह खाली हो चुकी है, तो जल्द से जल्द ये कंपनी अपना नया प्रेसिडेंट बनाना चाहेगी। फिलहाल इस कंपनी में 2 ही ऐसे लोग हैं जिन्हें अगला प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। इनमें से एक आदमी है जैंग, जो ज्यादातर क्राइम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और दूसरा आदमी है ली, जो इस कंपनी के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को देखता है। तो हो ना हो इस कंपनी के ज्यादातर मेंबर्स इन्हीं दोनों में से किसी एक को अपना नया प्रेसिडेंट चुनेंगे। अगर किसी तरह हम इस कंपनी के नए प्रेसिडेंट को अपने साथ मिला लें तो काफी हद तक हम इस क्राइम सिंडिकेट को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉन्ग को कमिश्नर का ये प्लान पसंद आता है, और ये लोग इस ऑपरेशन को द न्यू वर्ल्ड नाम देते हैं। अगले सीन में हम रॉय को उसकी गैंग की एक लड़की जूली के साथ चेस खेलते हुए देखते हैं। जूली उससे कहती है कि हमारे सीनियर को लगता है कि तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, और इसीलिए वो आज शाम ही तुमसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद वो जूली से उस जगह का एड्रेस लेकर मिलने के लिए निकल जाता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि रॉय का वो सीनियर कोई और नहीं बल्कि पुलिस चीफ कॉन्ग ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रॉय भी एक पुलिस वाला है, जो पिछले 6 सालों से एक अंडरकवर एजेंट बनकर उस कंपनी के लिए काम कर रहा है। चीफ कॉन्ग उसे अपने आगे का प्लान समझाने लगता है, तो रॉय उससे कहता है कि अब मैं इस रिस्की काम को और ज्यादा नहीं करना चाहता। कॉन्ग उससे कहता है कि दुनिया में 3 ही ऐसे लोग हैं जिसे पता है कि तुम एक पुलिस वाले हो, तो अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारे गैंग मेंबर्स को बता दूंगा कि तुम एक पुलिस वाले हो। रॉय ये बात समझ चुका था कि वो पुलिस और इन गैंगस्टर्स के बीच फंस चुका है, तो ना चाहते हुए भी उसे चीफ कॉन्ग की बात माननी ही पड़ेगी। और रॉय को और भी ज्यादा हैरानी तो तब होती है जब उसे पता चलता है कि कॉन्ग को उसके वाइफ की प्रेगनेंसी वाली बात भी पता है। इस बात से रॉय को बहुत गुस्सा आता है कि चीफ कॉन्ग उन गैंगस्टर्स के साथ साथ रॉय की भी पर्सनल लाइफ पर नजर रखता है।
अंडरकवर एजेंट रॉय अब पुलिस डिपार्टमेंट के काम करने के तरीके से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा था, लेकिन फिर भी वो कुछ इस कदर फंस चुका था कि उसे ना चाहते हुए भी चीफ कॉन्ग की बात माननी पड़ती है। इसके बाद प्लान के मुताबिक 2 दिन बाद उस कंपनी की बोर्ड मीटिंग होती है। यहाँ ये सब लोग मिलकर तय करते हैं कि इस कंपनी के अगले प्रेसिडेंट के लिए नेक्स्ट वीक बोर्ड मेंबर्स की वोटिंग करेंगे। यहाँ पर ये बात काफी हद तक साफ है कि इस कंपनी का अगला प्रेसिडेंट जैंग और ली में से ही कोई एक बनेगा। ली अपने प्रेसिडेंट की मौत से अभी भी काफी दुखी है और उसे अभी भी इस बात का शक है कि कहीं ना कहीं इसमें जैंग का ही हाथ है। वैसे तो इस कंपनी में रॉय जैंग का ही सपोर्टर है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर वो किसी को भी सपोर्ट नहीं करता। किसी छोटी मोटी बात से नाराज होकर ली ये मीटिंग बीच में ही छोड़कर चला जाता है। इसके कुछ देर बाद जैंग और रॉय भी अपने आदमियों के साथ कार पार्किंग की तरफ जाने लगते हैं। जैंग रॉय को बताता है कि कुछ जरूरी काम से उसे फिर से चाइना जाना है, इसलिए जैंग चाहता है कि जब तक वो वापस ना लौटे तब तक रॉय ही उसके कामों की देखभाल करे, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में इनका नया प्रेसिडेंट चुनने के लिए बोर्ड की मीटिंग होने वाली है और जैंग नहीं चाहता कि ली किसी भी तरह से उसके कामों में दखलंदाजी करे। इसके बाद जब ये लोग पार्किंग में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ली वहां पहले से मौजूद था। ली और जैंग के बीच प्रेसिडेंट सियोक की मौत को लेकर थोड़ी बहुत बहसबाजी होती है। इनमें से रॉय के अलावा किसी को भी ये बात नहीं पता कि असल में प्रेसिडेंट सियोक की मौत पुलिस चीफ कॉन्ग की ही एक चाल है, ताकि वो इस कंपनी के नए प्रेसिडेंट को इन्फ्लुएंस करके अपनी मनमानी कर सके। इसके बाद जैंग और रॉय किसी बार में जाके ड्रिंक करते हैं और इन दोनों के बीच ये बात काफी हद तक साफ है कि आने वाले प्रेसिडेंट की वोटिंग में रॉय जैंग को ही सपोर्ट करेगा। इसके बाद रॉय इस कंपनी के लिए काम करने वाली और पुलिस की ही दूसरी अंडरकवर एजेंट जूली से जाकर मिलता है। रॉय उससे पूछता है कि आखिर पुलिस वालों का प्लान क्या है। जूली उससे कहती है कि फिलहाल मैं तुम्हें पूरा प्लान नहीं बता सकती, इसलिए तुम्हें जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। रॉय को इस बात पर काफी गुस्सा आता है कि खुद पुलिस डिपार्टमेंट ही उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता। रॉय उससे कहता है कि तुम लोगों से बेहतर तो ये गैंगस्टर्स हैं जो कम से कम मुझ पर भरोसा तो करते हैं। रॉय को अब लगता है कि पुलिस वाले उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो मजबूर है तो कुछ कर भी नहीं सकता। जाने से पहले वो जूली को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कल दोपहर की फ्लाइट से जैंग इस देश को छोड़कर चाइना जाने वाला है। यहीं दूसरी तरफ ली अपनी कंपनी के कुछ मेंबर्स को इनवाइट करके कि आने वाली प्रेसिडेंट वोटिंग में वो सब ली को ही सपोर्ट करें। फिर अगले दिन जब रॉय जैंग को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाता है तो उसे महसूस होता है कि यहाँ पहले से ही काफी सारे अंडरकवर कॉप उन पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन रॉय को अभी भी ये बात नहीं पता कि आखिर ये लोग करने क्या वाले हैं और इसी वजह से वो थोड़ा बहुत नर्वस होने लगता है। लेकिन ये पुलिस वाले फिलहाल यहाँ कुछ भी नहीं करते। फिर इसके बाद जब जैंग सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अंदर पहुंचता है तो उसके पास सिविल ड्रेस में कुछ पुलिस वाले आते हैं। वो जैंग से कुछ बात करने के लिए उसे इस एयरपोर्ट के ही किसी इंट्रोगेशन रूम में लेकर जाते हैं। इसके बाद जैंग की मुलाकात यहाँ चीफ कॉन्ग से होती है। वो जैंग को उसकी कंपनी के खिलाफ अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखाता है, जिसमें ये बात काफी हद तक साफ नजर आ रही थी कि पुलिस के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे वो जैंग को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन चीफ कॉन्ग यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करते, बल्कि वो जैंग को यह ऑफर देते हैं कि गोल्ड मून कंपनी का नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी ली के खिलाफ हमारा साथ देना होगा। जैंग अपनी कंपनी और उसके मेंबर्स के लिए काफी वफादार है और इसीलिए वो फिलहाल इस ऑफर को रिजेक्ट करके कुछ दिन सोचने के लिए समय मांगता है। अपनी फ्लाइट के लिए जाने से पहले वो कॉन्ग से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता लगी कि आज के दिन मैं इस देश से बाहर जाने वाला हूँ। कॉन्ग इस बात पर हल्की सी स्माइल करते हुए कोई भी जवाब नहीं देता, तो जैंग यहाँ काफी हद तक समझ जाता है कि हमारी गैंग में से जरूर कोई पुलिस से मिला हुआ है। इसके बाद जब वो अपनी फ्लाइट में था तो अपने मैनेजर से कहता है कि पुलिस चीफ कॉन्ग का बैकग्राउंड चेक करो और जितना जल्दी हो सके मशेटी गैंग को कोरिया बुलवाओ। यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस चीफ कॉन्ग अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर रहा है। ली जब अपने कुछ साथियों के साथ लंच कर रहा था तो कॉन्ग वहां पहुंचकर उसे अरेस्ट वारंट दिखाते हुए गिरफ्तार कर लेता है। कॉन्ग उसे बताता है कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ अच्छे खासे सबूत हैं, तो इतनी जल्दी तो तुम जेल से नहीं छूटने वाले। ली उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे खिलाफ ये इन्फॉर्मेशन जैंग ने दी है ताकि अगले वीक प्रेसिडेंट के इलेक्शन के समय मैं उसमें शामिल ना हो सकूं। कॉन्ग उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता और बस हंस के टाल देता है। इधर अगले दिन जब जैंग को ली के गिरफ्तारी की खबर मिलती है तो वो अपना सारा काम छोड़कर तुरंत ही कोरिया वापस आ जाता है। कोरिया पहुंचने के बाद वो तुरंत ही ली से मिलने के लिए जेल में जाता है। जैंग उसे ये समझाने की काफी कोशिश करता है कि तुम्हारे खिलाफ मैंने कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करी है, लेकिन ली उसकी कोई भी बात मानने को राजी नहीं होता। ली को ऐसा लगता है कि जैंग ने खुद प्रेसिडेंट बनने के लिए ही ली को फंसाया है। जैंग के काफी बार समझाने के बाद भी ली उसकी कोई बात नहीं मानता, तो आखिर में जैंग इससे निपटने का एक नया रास्ता निकालता है। इसके लिए वो पुलिस चीफ कॉन्ग के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है। वो कॉन्ग को अपने साथ मिलने का ऑफर देते हुए उसे कुछ मून क्विक्स भी गिफ्ट करता है। कॉन्ग देखता है कि उसने इन मून क्विक्स के अंदर काफी सारे पैसे छुपा रखे हैं, जिसका मतलब यह है कि जैंग उसे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कॉन्ग उसकी इंसल्ट करते हुए उसका साथ देने से मना कर देता है। जैंग समझ जाता है कि ये आदमी ऐसे नहीं मानने वाला
और साथ ही साथ वो ये भी जानना चाहता है कि उसकी गैंग के वो कौन लोग हैं जो पुलिस के लिए काम करते हैं। और इसके लिए वो अपने मैनेजर की हेल्प से एक चाइनीज हैकर को हायर करता है। कुछ ही दिनों के अंदर जैंग को कॉन्ग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और साथ ही साथ उसे पुलिस डिपार्टमेंट की कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिलती हैं जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जैंग ने जिस मशेटी ग्रुप को हायर किया था वो भी अब कोरिया पहुंच चुका है। मशेटी गैंग के लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और अपनी ब्रूटल किलिंग के लिए ही जाने जाते हैं। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके बारे में पुलिस के पास भी कोई डेटा नहीं होता और इसी वजह से बड़े बड़े गैंगस्टर्स इनको हायर करते हैं। रॉय जैंग को कॉल करके पूछता है कि वो इतनी जल्दी कोरिया वापस क्यों आ गया। जैंग कहता है कि कुछ जरूरी काम की वजह से मुझे जल्दी वापस आना पड़ा और साथ ही वो रॉय से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तो जितना जल्दी हो सके मुझे पुराने वेयर हाउस पर आके मिलो। रॉय को उसकी बातें सुनकर थोड़ा सस्पिशियस फील होता है और वो सोचने लगता है कि कहीं इसको मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मशेटी गैंग ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए वो सबसे पहले जूली के घर पर जाते हैं। वो समझ जाती है कि इस गैंग को मेरे बारे में पता चल चुका है। अपनी जान बचाने के लिए वो काफी बहादुरी से मुकाबला करती है, लेकिन फिर भी मशेटी गैंग के लोग उसे किडनैप करके यहाँ से ले जाते हैं। कुछ ही घंटों बाद रॉय भी उस वेयर हाउस में पहुंच जाता है जहाँ जैंग उसका इंतजार कर रहा था। जैंग उसे कहता है कि इस ड्रम के अंदर मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है, तो जल्दी आओ उसे खोल कर देखो। रॉय इस समय बहुत ज्यादा डरा हुआ था और इसके बाद जब वो ड्रम को खोलकर देखता है तो और भी ज्यादा डर जाता है। वो देखता है कि इस ड्रम के अंदर उसकी कलीग जूली अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है। वो देखता है कि जूली को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है, तो जरूर इन लोगों को उसके बारे में पता चल चुका है। जैंग उससे कहता है कि तुम इस लड़की के काफी क्लोज थे, लेकिन फिर भी तुम्हें पता नहीं चला कि ये पुलिस के लिए काम करती है। इसके बाद वो रॉय को इस केस से रिलेटेड एक फाइल देता है और कहता है कि हमें उस आदमी के बारे में भी पता चल चुका है जो जूली के साथ मिलकर पुलिस का साथ दे रहा है। रॉय बहुत डरते हुए इस फाइल को देखने लगता है। उसे अब काफी हद तक इस बात का यकीन था कि उसका भांडा फूट चुका है, लेकिन इससे पहले कि रॉय इस फाइल के आखिरी पेज को देख पाता कि तभी अचानक से जैंग अपने सबसे खास आदमी को बेरहमी से मारने लगता है, क्योंकि इस फाइल के आखिरी पेज पर इसी आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। रॉय ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसे खुद भी आज तक ये बात नहीं पता थी कि हमारी गैंग का ये मेंबर भी पुलिस के लिए काम करता है। और यही वजह है कि अब वो पुलिस चीफ कॉन्ग के लिए काम नहीं करना चाहता, क्योंकि डिपार्टमेंट ने रॉय से काफी सारी बातें छुपा रखी हैं। जैंग उस आदमी को बुरी तरह से मारकर खत्म कर देता है और यहाँ रॉय को इस बात का सुकून था कि अभी तक जैंग को उसके बारे में पता नहीं चला है। इसके बाद जैंग मशेटी गैंग को ऑर्डर देता है कि वो जूली के साथ जो चाहे कर सकते हैं, मतलब जो चाहे वो। रॉय इस बात को समझ जाता है कि ये जूली को मारने से पहले उस पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करने वाले हैं, तो इसीलिए वो जैंग की गन लेकर एक झटके में ही जूली को खत्म कर देता है ताकि उसे मशेटी गैंग की टॉर्चर से बचाया जा सके। इधर हम देखते हैं कि चीफ कॉन्ग ली से मिलने के लिए जेल गया है। वो ली को अपने और जैंग के साथ के फोटो दिखाता है ताकि उसे इस बात पर भरोसा हो सके कि जैंग ने ही उसके खिलाफ इन्फॉर्मेशन लीक करी है। ली को भी अब पूरी तरह से इस बात का यकीन हो चुका था कि जैंग ने ही खुद प्रेसिडेंट बनने के लिए उसे फंसाया है। इसके बाद वो अपने एक खास आदमी को जेल में बुलाकर उसको ये ऑर्डर देता है कि वो जैंग के साथ साथ उसके सारे करीबी गैंगस्टर्स को खत्म कर दे। इधर अगले दिन रॉय चीफ कॉन्ग से मिलने के लिए जाता है। कॉन्ग उससे कहता है कि हमारे सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया था और इसी वजह से जूली और उस अंडरकवर कॉप को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन कॉन्ग उसे भरोसा दिलाता है कि उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैंने तुम्हारी फाइल हमारे सिस्टम से पहले ही डिलीट कर दी थी। रॉय उससे कहता है कि अब मैं इस काम को और ज्यादा नहीं करना चाहता, इसलिए किसी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन कॉन्ग उसे धमकी देते हुए कहता है कि सिर्फ मैं और पुलिस कमिश्नर ही तुम्हारे बारे में जानते हैं, वरना हमारे सिस्टम से तुम्हारी फाइल डिलीट होने के बाद तो पुलिस डिपार्टमेंट की नजर में भी तुम एक गैंगस्टर ही हो। रॉय सोचता है कि अब तो वो और भी ज्यादा बुरी तरह से फंस चुका है, तो वो कॉन्ग से पूछता है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। कॉन्ग उससे कहता है कि अब हम इस गोल्ड मून कंपनी को खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसके लिए हम चाहते हैं कि उस कंपनी का प्रेसिडेंट हमारे लिए काम करे। इसके बाद उस कंपनी का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर और प्रेसिडेंट सियोक का सबसे खास आदमी चोई वहां पर आता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि पुलिस चीफ कॉन्ग ने चोई को प्रेसिडेंट बनने का लालच देकर उसे भी अपने साथ मिला लिया है। फिर वो रॉय को धमकी देता है कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो मैं उन गैंगस्टर्स के सामने तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील कर दूंगा। इधर दूसरी तरफ ली के खास आदमी जैंग और उसके साथियों को खत्म करने के लिए वहां पहुंच चुके थे। उन लोगों के मुकाबले जैंग के आदमियों की संख्या काफी कम थी, लेकिन फिर भी वो ली के आदमियों के साथ टफ फाइट करते हैं। लेकिन एंड में जाकर वो एक एलिवेटर में फंस जाता है, जहां ली के काफी सारे आदमियों से घेर लेते हैं। काफी देर की जद्दोजहद के बाद वो उन सारे आदमियों को तो मारने में कामयाब होता है, लेकिन जैंग भी इस हमले में अब बुरी तरह से घायल हो चुका था। थोड़ी ही देर में पुलिस टीम भी यहाँ पहुंच जाती है और जैंग के साथ साथ सारे घायल लोगों को हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। इधर ली के कुछ लोग रॉय और उसकी वाइफ को खत्म करने के लिए उसके घर पर जाते हैं, लेकिन उसकी वाइफ को प्रोटेक्शन देने के लिए पुलिस टीम वहां पहले से मौजूद थी। इतने ज्यादा टेंस माहौल को देखकर रॉय की वाइफ को काफी शॉक लगता है और इसी डर और घबराहट की वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है।
रॉय को जब इस बारे में पता चलता है तो उसे काफी दुख होता है और साथ ही साथ चीफ कॉन्ग के लिए उसका गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। इसके बाद वो अपने गैंग मेंबर जैंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। जैंग की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसके बचने के बिल्कुल भी आसार नहीं थे। जैंग अपने आदमियों से बाहर जाने को कहता है क्योंकि वो रॉय के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता था। वो रॉय से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ कोई भी इंसान किसी का सगा नहीं है, तो वही फैसला लेना जिससे तुम्हें सुकून मिले। मैंने तुम्हारे लिए अपने कबर्ड में एक गिफ्ट रखा है, तो मेरे मरने के बाद उसे जरूर देखना। जैंग की हालत देखकर रॉय को काफी पछतावा हो रहा था और इसीलिए अब वो उसके सामने अपनी असलियत बताना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि रॉय उसे कुछ बता पाता, जैंग अपनी आखिरी सांसें ले चुका था। इधर दूसरी तरफ हम चोई को देखते हैं जो इस बात से काफी खुश था कि अब उसके प्रेसिडेंट बनने का रास्ता लगभग साफ हो चुका था। अगले दिन जब रॉय जैंग के कबर्ड को खोलकर देखता है तो उसे गिफ्ट के साथ साथ एक सीक्रेट फाइल भी मिलती है जिसमें रॉय के अंडरकवर मिशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैंग ये बात जानता था कि रॉय भी पुलिस का आदमी है, लेकिन फिर भी उसने अपनी दोस्ती के खातिर रॉय के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। रॉय को ये सब कुछ देखकर बहुत पछतावा होता है और उसे रियलाइज होता है कि ये गैंगस्टर पुलिस डिपार्टमेंट से ज्यादा लॉयल था। फिर 2 दिन बाद वो समय आता है जब उस कंपनी को अपना नया प्रेसिडेंट चुनना था। बोर्ड मीटिंग में जाने के लिए चोई रॉय को भी अपनी कार में साथ चलने को कहता है। सभी को इस बात का अंदाजा था कि चोई ही अगला प्रेसिडेंट बनने वाला है, लेकिन चोई के दिमाग में तो यहाँ कुछ और ही चल रहा था। इसीलिए वो अपनी कार को रास्ते में एक जगह रुकवाता है जहाँ चोई के आदमी इन दोनों का पहले से इंतजार कर रहे थे। वो रॉय से कहता है कि मैं पुलिस की कठपुतली बन के ये काम नहीं करना चाहता और इसीलिए मुझे सबसे पहले तुम्हें अपने रास्ते से हटाना होगा। यानी कि वो रॉय को खत्म करने के लिए ही यहाँ पर लेकर आया था। लेकिन इसी वक्त कहानी में एक ट्विस्ट आता है और चोई के आदमी रॉय को मारने के बजाय उसे ही मारने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रॉय को पहले से ही इस बात का अंदाजा था और इसीलिए उसने चोई के आदमियों को भी अपने साथ मिला लिया था। कुछ ही देर में ये लोग चोई को खत्म कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ने ली को जेल से छोड़ दिया है। यहाँ से वो सीधा अपने ऑफिस में जाता है जहाँ रॉय के आदमी उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मरने से पहले ली अपनी जिंदगी की आखिरी सिगरेट सुलगाता है और उसके बाद रॉय के आदमी उसे इस बिल्डिंग से नीचे फेंक कर मार देते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस चीफ कॉन्ग अपने सीक्रेट अड्डे पर रॉय के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन यहाँ भी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है और वहाँ रॉय की जगह मशीटी गैंग का एक किलर पहुंचता है। जैंग के मरने के बाद रॉय ने मशीटी गैंग को भी अपने साथ मिला लिया था और वो पुलिस चीफ कॉन्ग की दोगलापंथी से इतना परेशान हो चुका था कि मशीटी गैंग के इस आदमी से वो कॉन्ग को भी मरवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉय ने पुलिस कमिश्नर को भी ठिकाने लगाने का इंतजाम कर रखा था और वो मशीटी गैंग के बचे हुए लोगों को उसके पीछे भेजकर उसे भी मरवा देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रॉय ने पुलिस डिपार्टमेंट के इन दोनों लोगों को क्यों मरवाया। असल में इन्हीं दोनों लोगों को ये बात पता थी कि रॉय पुलिस का एक अंडरकवर एजेंट है, तो हो ना हो ये दोनों फ्यूचर में उसे ब्लैकमेल जरूर करते। अपने दोस्त जैंग के मरने के बाद रॉय ने ये प्लान बनाया कि अब वो पुलिस के लिए काम नहीं करेगा और इसीलिए उसने एक एक करके अपने रास्ते की सारी अड़चनों को हटा दिया। तो देखा जाए तो अब रॉय ही गोल्ड मून कंपनी का सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी है। इसके बाद वो सीधा उस जगह पर पहुंचता है जहां बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होने वाली है और यहाँ पर बिना किसी परेशानी के इस बोर्ड के सारे मेंबर्स रॉय को ही अपना अगला प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो आखिरकार रॉय ने अपना रास्ता चुन ही लिया। असल में वो कभी भी इस गैंग का प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता था, लेकिन फिर एक के बाद एक हालात ऐसे बनते चले गए कि अंत में उसे वो चुनना ही पड़ा जिसका वो सही मायने में हकदार था। यहाँ से इस क्राइम सिंडिकेट के एक नए युग का आरंभ होता है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है।